हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विशेष शिक्षा। मैं आरती सत्यार्थी आपका अपने ही चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो लास्ट क्लास जैसे कि हमने पढ़ा था, आप लोगों को पता ही है, लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था अपने स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड एक टॉपिक जिसका नाम था डिफरेंस बिटवीन डिसेबिलिटी, हैंडीकैप्ड और इम्पेयरमेंट। आशा करती हूँ कि वो आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज मैं यहाँ पर नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि स्पेशल एजुकेशन से ही रिलेटेड है। तो ये भी हम इजी वे में सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखते हैं आज का अपना नया टॉपिक जिसका नाम है लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब अधिगम अक्षमता। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है अधिगम अक्षमता और क्या होता है लर्निंग डिसेबिलिटी। तो जैसे कि आपको यहाँ पर टॉपिक से ही क्लियर होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब कुछ सीखने में जो मतलब अक्षमता आती है, असमर्थता आती है, जो मतलब जो दिक्कत आती है, वो जो सीखने में जो दिक्कतें आती हैं तो वो क्या होती हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो अब जैसे कि आगे देखते हैं कि कौन कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है और ये किन बच्चों में होती है, ठीक है। और ये लर्निंग डिसेबिलिटी आखिर होता क्या है। तो चलिए देखते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। जैसे कि आपको यहाँ पे क्लियर यहाँ पे शो हो रहा है कि परिभाषा, लर्निंग डिसेबिलिटी की परिभाषा जैसे कि यहाँ पे लिखा है, अधिगम अक्षमता मूल रूप से मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से एक या अधिक विकृति है, ठीक है। तो अधिगम अक्षमता मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है वो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, साइकोलॉजिक जो प्रोसेस होता है उसमें एक या एक से अधिक विकृति होती है। तो भाषा के समझने में, बोलने में या लिखने से संबंधित होता है। तो मतलब ये एक देखो, जैसे कि इसमें पता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो मेन इसका जो फोकस होता है वो भाषा की समझने में या फिर बोलने में या फिर लिखने से संबंधित होता है, ठीक है। तथा सुनने में, सोचने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में और जो राइटिंग होती है वो करने में, और जो कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन होती है वो करने में, जो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होती है वो करने में, उसमें जितनी भी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। और वो किस कारण से, जैसे मस्तिष्क से चोट के कारण या मामूली मस्तिष्क के गड़बड़ी के कारण या पठनीय विकृति के रूप में प्रकट होता है। तो वही क्या है, अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता जो होता है वो, अब जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा कि अधिगम अक्षमता का जो मेन जो पर्पस होता है, मतलब ये अगर हम कैसे किसी को डिफाइन करेंगे कि इसको लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उसको किस किस चीज़ में दिक्कत देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे क्लियर लिखा है क्या करने में, एक तो भाषा को समझने में और बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, और जो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होती है वो करने में दिक्कतें आती हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये यहाँ पे परिभाषा यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। अब इसके आगे देखते हैं, आगे क्या है। बुद्धि लब्धि औसत से कम नहीं होती परंतु इसकी उपलब्धि या प्राप्तांक कम होता है। बुद्धि लब्धि जो होती है वो एवरेज से कम नहीं होती परंतु इसकी जो उपलब्धि या प्राप्तांक होते हैं वो कम होता है, इसमें ये दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे इनमें अधिकांशतः स्मृति एवं प्रत्यक्षीकरण की समस्या होती है। जो जिन बच्चों को, देखो, जिन बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती है तो उनमें उनका जो आईक्यू लेवल होता है वो ये नहीं कि वो जो एवरेज से भी बिलो होता है कि मतलब वो बिल्कुल ही मूर्ख हैं या जड़ बुद्धि वाले बालक हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बल्कि इसमें क्या होता है, जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है तो उनको जो उपलब्धि या प्राप्तांक होते हैं, जैसे कोई टेस्ट है या फिर कोई उपलब्धि है, जो उनका रिजल्ट है कि उन्होंने क्या स्कोर किया है, तो वो कम हो सकता है। लेकिन जो उनकी जो आईक्यू लेवल होता है वो एवरेज से बिलो नहीं होता। और इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें अधिकांशतः स्मृति प्रत्यक्षीकरण की समस्या देखने को मिलती है। मतलब इसमें जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी होती है तो उनको जो उनकी मेमोरी होती है उसमें दिक्कत आती है, और प्रत्यक्षीकरण मतलब किसी भी चीज़ को दोबारा रिकॉल करने में इनको दिक्कत आती है, तो समस्या आती है, तो उनको क्या होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। जैसे कि आगे देखेंगे, आगे यह है, ये एक विशिष्ट प्रकार की हाइड्रोजेनिक विसंगति होती है। तो ये कैसी विसंगति होती है, हाइड्रोजेनिक
विसंगति होती है, एक स्पेशल मतलब स्पेसिफिक टाइप की होती है हाइड्रोजेनिक विसंगति, ठीक है। और इसमें साधारणतः इसमें 90 से ऊपर की बुद्धि लब्धि पाई जाती है। मतलब इसमें ज़्यादातर इसमें जो बच्चे से लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित होते हैं तो उनकी जो आईक्यू लेवल होता है वो 90 से ऊपर पाया जाता है, ठीक है। और ये जो विकलांगता होती है, जैसे कि किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी है तो आप उसको बाय फेस नहीं पहचान सकते, कि जैसे कि आपको लर्निंग डिसेबिलिटी एक तरह से छिपी हुई डिसेबिलिटी होती है, आप उसे मतलब ऐसे नहीं पहचान सकते जब तक बच्चे का आप परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे, वो पढ़ने में, लिखने में, कैलकुलेशन करने में उसको कहाँ दिक्कत आ रही है, जब तक आपको ये नहीं देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं है। तो इसीलिए लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, छिपी हुई विकलांगता भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे कि सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। तो इसमें जो सीखने की जो लर्निंग की जो कैपेसिटी होती है वो भी प्रभावित होती है, क्योंकि वैसे जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो तो जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन जब लर्निंग डिसेबिलिटी जिनको होती है तो वो बच्चे तो सामान्य से एक पहली बात तो वो अलग हैं ही, और लेकिन उनको सीखने की क्षमता प्रभावित इसलिए हो रही है क्योंकि उन्हें पढ़ने में, लिखने में, कैलकुलेशन करने में, भाषा में, कम्युनिकेशन करने में, ये सब करने में उनको डिले होता है, इसलिए उनकी जो क्षमता है वो भी प्रभावित होती है। आगे देखते हैं, आगे जैसे है हाइपोग्लाइजमिया। हाइपोग्लाइजमिया क्या होता है, इसमें अगर जैसे ये आ जाता है जो है वो बच्चे के रक्त में शर्करा की कमी के कारण भी अधिगम अक्षमता हो जाती है। मतलब अगर बच्चे में ये देखने को मिले कि हाइपोग्लाइजमिया है तो इसका मतलब है कि बच्चे के ब्लड में जो शुगर की जो मात्रा होती है वो कम होती है, उसके कारण भी उनको लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। चलिए अब यहाँ पे हम क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि अधिगम अक्षमता के प्रकार। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हम अब टाइप्स पढ़ेंगे, जो लर्निंग डिसेबिलिटी के टाइप्स हैं, तो अब यहाँ पे हम उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटी के कितने टाइप्स की होती है तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि पहला टाइप दे रखा है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब डिस का मतलब क्या होता है, कोई कार्य करने की कमी, और लेक्सिया का मतलब है, देखिए जैसे कि नीचे यहाँ पे देख रखा है, डिस का अर्थ है कार्य की कमी और लेक्सिया का अर्थ होता है शब्दों के साथ कार्य में कमी। शब्दों के साथ कार्य में कमी, जो शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनके साथ जो कार्य किया जाता है, उनके ऊपर जो वर्क किया जाता है उसमें कमी देखने को मिलती है, तो उसे क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। अर्थात डिसलेक्सिया का अर्थ क्या हुआ कि वो जो व्यक्ति है, जो बालक है, उसमें पठन कमी है, जो कि एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता को दर्शाता है। मतलब अब देखिए डिसलेक्सिया का मतलब क्या हुआ, डिस का मतलब आपको पता ही चल गया, डिस का मतलब होता है कमी, और लेक्सिया मतलब अगर आपको कोई भी शब्द हो गया उनके साथ जो वर्क में कमी होती है तो उसे क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया जिसको होता है, चाहे जिस व्यक्ति को या जिस बालक को होता है, तो उसमें उनको पठन कमी देखने को मिलती है। मतलब पढ़ने की दिक्कत, पढ़ने से संबंधित समस्या आती है, वो क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है। और डिसलेक्सिया जो होती है वो विशिष्ट अधिगम अक्षमता को दर्शाता है, मतलब एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को दर्शाता है, वो क्या होती है, डिसलेक्सिया, ठीक है। अब इसके लक्षण है कि मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि इसको डिसलेक्सिया है या कोई और सी लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है। तो जैसे कि इसके जो लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि पहला लक्षण इसमें दिख रहा है कि पहला लक्षण है अक्षरों को ना पहचानना। जैसे कि अक्षर होते हैं, वर्णमाला होती है, जैसे आ ई जो भी अक्षर हैं, ठीक है, तो उनको ना पहचान पाना, ये इनका पहला लक्षण होता है, जिससे कि पता चलता है कि इन बच्चे में डिसलेक्सिया हो सकता है, लर्निंग डिसेबिलिटी
पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अशुद्ध रूप से पढ़ना, मतलब जो वो पढ़ते हैं उनमें बहुत सारी गलतियां, मतलब उनको मिस्टेक देखने को मिलती है कि वो सही तरीके से नहीं पढ़ पाते, उन्हें मात्राओं का ज्ञान नहीं हो पाता, उन्हें अक्षरों का ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिए फिर जो उसका उच्चारण करते हैं या फिर उसे उच्चारण करते हैं वो ठीक तरीके से नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड लक्षण क्या है इनका, अशुद्ध रूप से पढ़ना, मतलब इनमें बड़ी बार बार यहाँ पे मिस्टेक करना। ठीक है, पढ़ने में जो मिस्टेक्स की जाती हैं तो वो भी डिसलेक्सिया के लक्षण है। नेक्स्ट है सही उच्चारण। ठीक है, सही उच्चारण है इसमें, सही उच्चारण को व्यक्त ना कर पाना, मतलब कोई वर्ड है, जैसे कि कोई वर्ड लिखा है विद्यालय, ठीक है, तो उसका जो उच्चारण है, जो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो ठीक से ना कर पाना, ये भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी डिसलेक्सिया का लक्षण है, जिससे पता चलेगा कि जब वो ठीक से बोल ही नहीं पा रहा, ठीक है, उसका उच्चारण ठीक से नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब क्या है, उसको डिसलेक्सिया है। नेक्स्ट है जैसे कि दाएं व बाएं के अभिव्यक्तिकरण में समस्या, जैसे कि इन जो बच्चे होते हैं जिन्हें डिसलेक्सिया होता है तो उन्हें दाएं और बाएं इसमें भी अभिव्यक्ति करने में, उनको बताने में कि दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट को बताने में या फिर उनको खुद ही पहचान करने में इनको बड़ी समस्या आती है। नेक्स्ट है जैसे जटिल भाषा कौशल में समस्या, जो जटिल मतलब कठिन जो भाषा कौशल होती है, जो लैंग्वेज स्किल होती है, स्पेसिफिक क्या हुआ लैंग्वेज स्किल में, जो कि ग्रामर होती है, ग्रामर में उनको बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, जिससे कि पता चलता है कि देखिए जिसमें अक्षरों का ज्ञान नहीं है इन बच्चों को, अशुद्ध रूप से वो पढ़ पा रहे हैं, मतलब वो बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं पढ़ने में, उनका सही रूप से वो उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और दाएं और बाएं को अभिव्यक्त करने में भी उनको समस्या आ रही है। जटिल भाषा कौशल स्पेसिफिक क्या हुआ, जो ग्रामर है उसमें समस्या आ रही है। ठीक है, तो ये सब किसी चीज़ के लक्षण है, डिसलेक्सिया। जैसे कि लास्ट इसका लक्षण कौन सा है, यदि पढ़ने में अक्षमता है तो संपूर्ण जीवन तक उपस्थित है। ठीक है, यदि पढ़ने में अक्षमता है तो संपूर्ण जीवन तक उपस्थित, मतलब जो पढ़ने में अक्षमता है, तो ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, जो डिसलेक्सिया है, तो ये मतलब एक इस तरह की डिसेबिलिटी है, ये पढ़ने में अक्षमता जो है वो लाइफ टाइम तक उपस्थित रहती है, मतलब आप इसमें सुधार कर सकते हैं हल्का फुल्का, लेकिन ये पूरी तरीके से आप इसको जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो यदि पढ़ने में उसे अक्षमता है तो ये जो है लाइफ टाइम तक ये उपस्थित रहेगी, ये डिसलेक्सिया लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो दूसरी लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसका नाम क्या है, डिस्ग्राफिया। जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने ऊपर भी बताया कि डिसलेक्सिया था और अब ये सेकंड है डिस्ग्राफिया। तो डिस का मतलब क्या था, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है, डिस का मतलब होता है कमी। ठीक है, और ग्राफिया मतलब जैसे कि आपको यहाँ पे ग्राफिया मतलब पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि ग्राफिया मतलब क्या होगा, तो जैसे कि हमने आगे भी लिखा हुआ है डिस्ग्राफिया मतलब कि मतलब उसको ग्राफ मतलब लिखने से संबंधित है इसमें। ठीक है, तो बालक में लेखन संबंधित कमी दिखती है तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया किसे बोलेंगे, जिस बच्चे को या व्यक्ति को लिखने से संबंधित अगर कोई विकार है या कोई समस्या है या फिर कोई कठिनाई है तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्ग्राफिया। तो बालक में लेखन संबंधित कमी जो दिखती है तो वो होती है डिस्ग्राफिया। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, पहला एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है कि अक्षरों को पलट देता है, मतलब कलम को कमल लिखता है। तो इसमें क्या होता है, उनको लिखने से संबंधित विकार है, तो आपको पता ही होगा कि जब लिखने से संबंधित है तो वो पढ़ने से संबंधित था तो वो लिखेगा गलत। ठीक है, तो जैसे कि शब्दों के जो अक्षर होते हैं उनको पलट देता है। ठीक है, जैसे कलम को क्या लिखता है वो, जैसे कि उसको लिखना कलम है तो वो क्या लिखेगा, वो लिखेगा कमल। ठीक है, उसने जो ये लय था वो पीछे कर दिया और जो मैं था उसे आगे कर दिया। ठीक है, तो उसने अक्षरों का हेर फेर कर दिया। तो इसी तरह के जो विकार है, जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्ग्राफिया। जैसे कि आगे और लक्षण देखते हैं, जैसे कि आगे सेकंड लक्षण है इसका कि अक्षरों को उलट पलट कर देता है, जैसे ई को क लिख देता है। ठीक है, अक्षरों को पलटता है
और शब्दों के अक्षरों को भी पलट देता है, अक्षर को भी पलट देता है। वो जहाँ पर उसको ई लिखना होता है वो क लिख देता है, जहाँ उसको घ लिखना होता है वहाँ उसको ट लिख देता है। तो मतलब वो अक्षर को भी पलट देता है। तो उसको क्योंकि अक्षरों का पूरी तरीके से ज्ञान नहीं होता, जिससे उसे लिखने से संबंधित वैसे भी उनको दिक्कत होती है। आगे देखते हैं, जैसे अपनी बातों या बीती घटनाओं को लिखकर व्यक्त नहीं कर पाता, क्योंकि उसे लिखने से संबंधित जब दिक्कत है तो वो अपनी बात हो, चाहे वो पहले उससे मतलब अपनी कोई घटी हुई घटना है, जो बीती घटनाएं हैं, तो उसको लिखकर व्यक्त नहीं कर पाता, क्योंकि उसको दिक्कत ही है लिखने की। तो फिर वो कैसे अपनी बातों को, अपनी कोई किसी घटना को जो पहले कभी घटी हो, तो उसको वो नहीं लिख सकता, क्योंकि उसको लिखने से संबंधित ही दिक्कत है, समस्या है। ठीक है, तो इसलिए उसमें ये लक्षण भी पाया जाता है। अगला है जैसे कि शब्दों व घटनाओं को क्रमबद्धता से नहीं लिखता। मतलब शब्द हो गए या वो घटना हो गई, जैसे कि वो कोई घटना ऐसे लिखी जाएगी कि सोमवार की रात को, ऐसे मतलब कुछ भी सोमवार की रात को, तो ये आगे पीछे कर देंगे, मतलब कि रात की सोमवार को, क्योंकि क्रमबद्धता जो उसका जो सीरीज होता है ना, सीरियल वाइज लिखते हैं। ठीक है, तो उसको बिल्कुल भी ठीक तरीके से नहीं लिखते, वो क्रमबद्धता से नहीं लिखते। तो उनकी यहाँ पे ये कमी देखने को मिलेगी, वो अपनी घटनाओं को या शब्द को क्रमबद्धता से नहीं लिखता है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी में बड़े व छोटे अक्षरों में हमेशा गलती। मतलब ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनको डिस्ग्राफिया लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, तो उसे अंग्रेजी में बड़े व छोटे अक्षर, मतलब कैपिटल और स्मॉल जो अक्षर होते हैं, तो उनको हमेशा उसमें डाउट रहता है कि कौन सा कैपिटल है, कहाँ पे कौन सा कैपिटल लिखना है, कौन सा स्मॉल लेटर यहाँ पे लिखना है। तो उनको इससे संबंधित बहुत बड़ी दिक्कत होती है। जैसे कहाँ पर जैसे कि नाम है, किसी का नाम अनुज है, ठीक है, अनुज ऐसा लिखा जाएगा। अगर आपने उसका नाम का जो फर्स्ट जो लेटर है वो आपने कैपिटल लिखा है, तो बाकी के स्मॉल लिखे जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर जिसको डिस्ग्राफिया है तो वो कैसे लिखेगा, उसे नहीं पता कि कहाँ पर कैपिटल यूज़ करना है और कहाँ पर, क्योंकि इन दोनों में उसको बड़ी कन्फ्यूज़न रह जाती है। तो वो ऐसे भी लिख सकता है, जैसे यहाँ तो उसने कैपिटल लिख दिया, ठीक है, और फिर यहाँ पे उसने स्मॉल लिख दिया, फिर यहाँ पे कैपिटल लिख दिया, फिर यहाँ पे स्मॉल लिख दिया, उसे कुछ मतलब स्मॉल या फिर यहाँ पे भी कैपिटल लिख दिया, तो उसे नहीं पता। वो ऐसे भी लिख सकता है, ए करके एन लिख दिया, ठीक है, फिर आई यू लिख दिया और फिर उसके बाद जे लिख दिया। तो मतलब इसे कैपिटल और वो जो स्मॉल लेटर है उसमें बहुत ही ज़्यादा उसको कन्फ्यूज़न रहती है। तो वो इस वजह से वो हमेशा लिखने में गलती करता है। अगला देखते हैं, अगला है जैसे श्यामपट्ट या कॉपी से नकल करने में परेशानी। जो डिसलेक्सिया बच्चा जिसको डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी, तो वो श्यामपट्ट मतलब जो ब्लैक बोर्ड होता है, ठीक है, उससे या फिर कोई कॉपी से नकल करने में उसको परेशानी होती है, क्योंकि उसको अक्षरों का मतलब उसको अक्षर का ज्ञान ही नहीं हो पाता, और वैसे भी वो नकल करने में उनको बहुत समस्या होती है। वो दूसरों की राइटिंग को समझ पाने में उनको बड़ी परेशानी होती है, वो नकल करने में उन्हें बहुत दिक्कत होती है, चाहे वो श्यामपट्ट से हो चाहे वो कॉपी से करनी हो। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जैसे इसमें जो थर्ड लर्निंग डिसेबिलिटी है उसका नाम क्या है, डिसकैलकुलिया। ठीक है, तो डिसकैलकुलिया क्या है, डिसकैलकुलिया जैसे कि आपको अभी दो लर्निंग डिसेबिलिटी हमने पढ़ी, जैसे कि डिसकैलकुलिया, अब पढ़ेंगे डिसग्राफिया हो गया, डिसलेक्सिया हो गया। तो जिसका मतलब हमने पढ़ रखा है क्या होता है, डिस मतलब कमी, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन में जिसको कमी होती है तो उसे बोलते हैं डिसकैलकुलिया। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर क्लियर ये शो हो रहा है कि डिस मतलब कमी और कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होती है उसमें कमी आना ही ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसे डिसकैलकुलिया कहा जाएगा। अब जैसे कि इसे पढ़ते हैं, बच्चा गणितीय संबंधी गलतियां करता है, जैसे अंकों का पलट या उल्टा लिखना। ठीक है, अंकों को पलट देता है, जैसे कि यहाँ पे 6, जैसे कि उसको 6 लिखना है तो 6 को वो 9 लिख देगा। ठीक है, ये अक्षरों को पलट देता है, अंकों को पलट देता है, और मतलब उसे इसमें यहाँ पे उसे अंकों से संबंधित बहुत बड़ी दिक्कत होती है। वो उसमें डिवाइड, मल्टीप्लाई और ये सब इन चिन्हों को भी समझने में उसको बड़ी दिक्कत होती है। 2 अंकों की संख्याओं को भी पलट देता है, जैसे उसे 36 लिखना है तो उसे क्या लिखेगा वो 63। ठीक है,
तो 63 लिखेगा, तो मतलब 2 अंकों की संख्या को पलट देगा। और 6 को 3 लिखेगा, तो इसमें अंकों को पलटना, उलट पुलट लिखना ही डिसकैलकुलिया कहा जाता है। नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया जो होती है, इसमें गामक कौशल विकास में कमी होती है। डिस्प्रैक्सिया, डिस मतलब जैसे कि हमें पता है कमी, ठीक है, और प्रैक्सिया मतलब इसमें प्रैक्सिया मतलब इसमें ये होता है कि जो गामक कौशल, जो कि मोटर स्किल्स होते हैं, ठीक है, लोकोमोटर जो हमारे स्किल्स होते हैं उसमें कमी होती है, ठीक है। तो ये बच्चों को सूक्ष्म गामक कार्यों के नियोजन एवं पूर्ण कार्य करने में कमी को दर्शाता है। सॉरी, यहाँ पे फाइन मोटर स्किल्स जो होती हैं उसको कार्य करने में कमी को दिखाता है। तो फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है, जैसे कि हमारा हाथ है, फाइन मोटर स्किल्स में जो छोटी छोटी मसल्स होती हैं उसका यूज़ किया जाता है, उससे जो संबंधित कार्य किए जाते हैं तो उसको कमी देखने को मिलती है। जैसे कि हाथ हिलाना और ब्रश करना। हाथ हिलाना, हाथ हिलाएंगे तो उसमें हमारे कौन सी जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं उसका यूज़ किया जाता है। ब्रश करना, उसमें भी ब्रश को पकड़ना, उसमें भी हमारी फिंगर्स जो फाइन मोटर स्किल्स होती है तो उसमें भी फाइन मोटर स्किल्स का प्रयोग किया जाता है। या फिर लिखाई करना मतलब पेन को पकड़ना। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो सूक्ष्म गामक क्रियाओं के द्वारा होती है। तो उसमें इसको आपको डिस्प्रैक्सिया में ये सब मतलब इनमें सूक्ष्म गामक कार्य जो होते हैं उसमें कमी देखने को मिलती है, ठीक है। आगे देखते हैं डिस्प्रैक्सिया के क्या क्या लक्षण हैं। और जैसे कि आँख के संचालन में कमी मिलेगी और पूरे सर को घुमाकर देखते हैं। तो आँख के संचालन, जो आँख की जो आई बॉल होती है तो उसके संचालन में कमी मिलेगी, उसे मूवमेंट उसमें कम देखने को मिलेगा, ठीक है। और पूरे सिर को घुमाकर देखते हैं, वो जैसे कि मूवमेंट अगर हमें साइड में देखना थोड़ा हम आँख जो आई बॉल होता है उसे घुमा के देख सकते, लेकिन उनको पूरे सिर को घुमाकर देखते हैं। अगर उन्हें कुछ देखना होता है वो पूरी गर्दन घुमाकर उसे देखते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि बर्तनों में भोजन करने तथा पीने के लिए कप पकड़ने में समस्या, क्योंकि उसमें हमारी फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ हो रहा है। क्योंकि बर्तन में भोजन करेंगे तो हमें कोई बर्तन का जो कुछ भी है जिससे हमें खाना परोसना, उसे पकड़ने के लिए हमारी फिंगर्स का यूज़ होगा। पानी पीने के लिए कप को पकड़ने के लिए हमारे फिंगर्स का यूज़ होगा, तो उन सब में समस्या देखने को मिलेगी। अगला है जैसे कि चलने, कूदने, उछलने, गेंद फेंकने, पकड़ने में तथा गाड़ी चलाने में भी समस्या आती है। चलने फिरने में, अब चलने फिरने में हमारे क्रॉस मोटर है जिसमें चलने के लिए हमारे पूरे टांगों का यूज़ होता है, कूदने के लिए भी टांगों का यूज़ होता है, उछलने के लिए भी टांगों का यूज़ होता है, गेंद फेंकने के लिए पूरे हाथ का यूज़ होता है, गेंद को पकड़ने के लिए भी पूरी हथेली का यूज़ किया जाता है, ठीक है, 5 फिंगर का यूज़ होता है। तथा गाड़ी चलाने में हमारे दोनों हाथ का यूज़ होता है, पैर का भी यूज़ होता है। तो इन सब में समस्या देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इनको लोकोमोटर जो उनका डेवलपमेंट होता है स्किल्स का, तो उसमें कमी होती है। इसीलिए इनको क्या होता है, डिस्प्रैक्सिया। आगे देखते हैं, आगे इनमें और कौन कौन से लक्षण होते हैं। भाषा एवं वाणी प्रयोग में देरी। ये लोग जो है वो सोशल भी कम होंगे, क्योंकि ऐसे बच्चे जिन्हें कोई भी डिसेबिलिटी हो या फिर कोई भी डिसऑर्डर हो, तो उससे उन बच्चों के माइंड में सिर्फ एक मतलब नेगेटिव थॉट हमेशा ही आता है कि वो सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग हैं, वो अपने आप को हीन भावना में देखते हैं और वो सोशल होने में बहुत ही ज़्यादा घबराते हैं। तो ऐसे बच्चे जो सोशल कम होते हैं, तो उन बच्चों को फिर उनका जो भाषा होता है, उनका वाणी जो होती है, उनका यूज़ करने में भी बहुत देरी होती है, क्योंकि ऐसे बच्चे झिझकते हैं, ठीक है, उन्हें हेजिटेशन होती है बात करने में और लोगों से। बाएं दाएं करने में कमी, मैंने जैसे आपको बताया था, उन्हें राइट और लेफ्ट में पहचानने में कमी आती है। सूक्ष्म गामक कौशल जैसे कि कौन कौन से होते हैं, सूक्ष्म जो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं, जैसे कि फीता बांधना, बटन बंद करना, ठीक है, जो छोटी छोटी चीज़ें जो फिंगर्स से यूज़ की जाती हैं, तो उनमें कमी देखने को मिलेगी। दिशा का सही ज्ञान नहीं होगा, ठीक है, दिशा का सही ज्ञान ना होना। हम उम्र के साथ जो सामाजिक समायोजन में कमी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वो जो अपनी उम्र के बच्चों के साथ हैं, उनके साथ एडजस्टमेंट, सोशल जो एडजस्टमेंट होता है उसमें कमी देखने को मिलती है। अगला है जैसे कि शारीरिक शिक्षा एवं खेल क्रियाओं द्वारा समन्वय की समस्या पकड़ना, मतलब वो फिजिकल जो एजुकेशन होती है और जो क्या कहते हैं, गेम से रिलेटेड जितनी घर के क्रियाकलापों को करने में कठिनाई, जो घर के काम होते हैं, जो थोड़े बहुत भी, जैसे कि
झाड़ू पोछा ये सब करने में उनको दिक्कत आएगी, क्योंकि उन्हें फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल से संबंधित विकार है, जिसे कि हमने क्या पढ़ा है, जिसका नाम हमने पढ़ा है डिसप्रैक्सिया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस था। जैसे कि हम 4 चीज़ पढ़ी है अभी तक, जैसे कि पहली थी हमारी डिसलेक्सिया, फिर थी हमारी डिसग्राफिया, फिर थी हमारी डिसकैलकुलिया, और फिर हमने लास्ट में क्या पढ़ा है, डिसप्रैक्सिया। तो आज की हम अपनी क्लास को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स।